हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन अकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल। इसके पहले से कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने चर्चा किया है और सभी अपलोडेड हैं। ठीक है, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल, इसके बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में देखिए तो सबसे पहले हम स्रोत एक देखते हैं जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और यह हमारे इसे जानने की बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एक इंडिका है और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, तो इंडिका से हमें भी जानकारी इसकी प्राप्त होती है। एक और है अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेख से हमें भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, मतलब पुष्टि होती है कि कई सारी चीज़ें हैं, प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार के दृष्टिकोण की जानकारी जो प्राप्त होती है, इन सारे स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग हम प्रमुख रूप से देखें, इसमें मौर्य काल और मौर्योत्तर काल तीन, इसमें दोनों सारे, इसमें कई सारे चीज़ें हैं जो कि शासक हैं, शासकों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ में अलग अलग राजवंश है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए कौन कौन से राजवंश हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से राजवंश है पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, इंडो ग्रीक है, शक वंश है, पार्थियन है और कुषाण वंश है। ये सारे राजवंश जो हैं कि मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। इसके बारे में कुछ नए एस्पेक्ट्स होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 ईसा पूर्व में सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया था, घनानंद को परास्त करके इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, तो घनानंद जो था वह मगध क्षेत्र में शासन कर रहा था और मगध का राजा था, सम्राट था। ठीक है, मगध के सम्राट को घनानंद को परास्त करके नंद वंश को पराजित किया, नंद वंश को क्या किया, इस तरह से समाप्त कर दिया और नंद वंश को परास्त करके क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की। इसमें सहायता जो प्राप्त हुआ था उनको, वह चाणक्य से सहायता प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चाणक्य एक महत्वपूर्ण आचार्य थे जिसकी सहायता से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरह से विजय हासिल हुई थी। इस पे देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह किया। ठीक है, हेलेना से विवाह किया और इस प्रकार से वैवाहिक संबंध अपनाया। वैवाहिक संबंध इसलिए अपनाया क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह उचित था और इसलिए अपने साम्राज्य विस्तार करने के दृष्टिकोण से भी यह उचित था, इसलिए इन्होंने हेलेना से विवाह किया। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस जिसे कहा जाता है, सेल्यूकस के एक राजदूत के रूप में आया हुआ था मौर्य, जो कि सीरिया का एक शासक सेल्यूकस था, इसने आक्रमण किया था। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि आक्रमण किया हुआ था, आक्रमण के दौरान में इसमें हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजय हो गया था, इसीलिए इसकी पुत्री था, ये हेलेना जो थी इसकी पुत्री थी। ठीक है, और इसी के साथ में इसका विवाह हुआ था। इसके बाद देखिए, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रशासन है बहुत ही व्यवस्थित रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके शासनकाल के संदर्भ में देखें तो इसके बाद हम देख सकते हैं इसके जो पुत्र थे बिंदुसार के बारे में देखिएगा, तो बिंदुसार जो इसके पुत्र हैं, इसके शासन प्रशासन के बारे में उतनी खास जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन हम आगे देखेंगे तो इसमें अशोक एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इसका पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक था और अशोक के बारे में हम लोगों ने शिलालेख के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, तो शिलालेख के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अशोक का जो शासनकाल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने अपने 8वें वर्ष में क्या किया था, इन्होंने कलिंग विजय हासिल की थी। ठीक है, अपने 8वें वर्ष में राज्य रोहण के अपने 8वें वर्ष में कलिंग राज्य को प्राप्त की थी, उड़ीसा जो कि जहाँ पर कलिंग है, और वहाँ से राज्यारोहण के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग विजय हासिल किया था। ठीक है, तो 8वें वर्ष में उसी प्रकार से देख सकते हैं 9वें वर्ष में इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, 9वें वर्ष में क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, युद्ध के मार्ग को छोड़ करके इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था अशोक ने। ठीक है, तो इस प्रकार से अशोक का जो धम्म है आगे चल करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था और एक नए रास्ते को अंगीकार कर लिया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं अशोक ने अपने बौद्ध को एक तरह से विस्तार करने के लिए कई सारे कार्य शुरू किए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए, जिसमें अपने पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र को भी, दोनों को क्या किया था, इन्होंने भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। इसके संदर्भ में और भी देख सकते हो, अशोक के जो शिलालेख हैं वो अलग अलग प्रकार से प्राप्त हुए हैं, जो कि जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें अलग से वीडियो बने हुए हैं, तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बृहद्रथ, देखिए बृहद्रथ
अच्छा, इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट है, अशोक के बारे में समझ लीजिए। इसके अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, याद रखना है, तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ इस राजवंश के अंतिम शासक था, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक था, और इसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या करके। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग जो है इसके राजवंश के प्रथम शासक हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वे पहले शासक थे शुंग राजवंश के। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या करके नए राजवंश की स्थापना की थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखें कि यहाँ पर कण्व राजवंश होता है। कण्व राजवंश आता है। कण्व राजवंश के एक शासक था जिसमें वासुदेव कण्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वासुदेव कण्व। क्या नाम है उनका? वासुदेव कण्व, ठीक है। तो वासुदेव कण्व ने इसके अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व राजवंश की स्थापना की थी। कौन हो जाएगा? शुंग राजवंश के अंतिम शासक जिसे कहते हैं देवभूति, और देवभूति की हत्या करके यहाँ पर वासुदेव कण्व ने क्या किया था? कण्व राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके कण्व राजवंश से संबंधित ये वासुदेव कण्व संस्थापक हो जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमें मिलता है सातवाहन राजवंश, ठीक है। सातवाहन राजवंश के संदर्भ में देखेंगे तो सातवाहन राजवंश में सबसे जो प्रमुख संस्थापक के तौर पर देख सकते हैं, संस्थापक में सीमुख हमें नजर आता है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? संस्थापक सीमुख हो जाएगा। तो सीमुख ने क्या किया था? सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि सातवाहन राजवंश के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसने क्या किया था? सोने के सिक्के चलाए, क्या किए थे? इसमें शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। आप याद रख सकते हैं इसे शीशे के सिक्के चलाए थे। तो शीशे के सिक्के चलाने वाले जो राजवंश हैं वह कौन सा राजवंश है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें सातवाहन राजवंश हो गया। तो इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण यही है। इसके बारे में फिर देखेंगे कि ये इंडो ग्रीक राजवंश है। इंडो ग्रीक राजवंश के बारे में देख सकते हो, इसे बैक्ट्रियन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? बैक्ट्रियन, ठीक है। ये बैक्ट्रियन राजवंश है। तो बैक्ट्रियन भी कहते हैं, इसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, हिंद यूनानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो इसे आप बता सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंडो ग्रीक राजवंश के संदर्भ में देखोगे तो यहाँ पर एक शासक होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इसमें मीनांडर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? मीनांडर। और मीनांडर एक महत्वपूर्ण शासक है इंडो ग्रीक यूनानी का। और मीनांडर जो था वह इन्होंने क्या किया था? एक महत्वपूर्ण रचना की थी, और जिसका नाम है क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो। क्या कहेंगे उसे? मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो की रचना इन्होंने की थी। और मिलिंद पन्हो ये क्या था? किस में संबंधित है? ये पाली भाषा में लिखा गया था। तो मिलिंद पन्हो जो होगा वह पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, जो कि मीनांडर ने क्या की थी? इसकी रचना की थी। यह बहुत है महत्वपूर्ण है, इसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे, और याद रखना है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं इसमें शक राजवंश, ठीक है। क्या होगा? शक राजवंश। शक राजवंश के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण जो बात बताना है वो आपको समझना है। देखिए, शक राजवंश के संदर्भ में देखिए, शक राजवंश में आप देख सकते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। शक राजवंश, देखिए शक राजवंश में आपको एक शासक मिलेंगे जिसका नाम है रुद्रदामन। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें पता है कि इसके बारे में क्या होता है? रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि आपके संस्कृत भाषा में संदर्भ में इसमें लिखा गया था। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इस जगह में इन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील था, और सुदर्शन झील को इन्होंने क्या किया था? जीर्णोद्धार करवाया था। इस प्रकार से रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा था? रुद्रदामन किस राजवंश से संबंध है? प्रश्न पूछता है, तो ये हो जाएगा आपके शक वंश हो जाएगा।
ठीक है। इसके इसी तरह से हम देखेंगे पार्थियन वंश हो जाएगा। पार्थियन वंश के बारे में हम जाने तो इसमें एक शासक है जिसका नाम है गोंडोफर्निज। क्या कहते हैं? गोंडोफर्निज। ठीक है, ये गोंडोफर्निज ऐसा शासक थे जिनमें देख सकते हैं महत्वपूर्ण विख्यात शासक है, प्रख्यात शासक हैं। और इसी के शासनकाल में एक ईसाई संत थे, पादरी थे, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, जिसका नाम है क्या कहते हैं? सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस ने इस समय यात्रा किया था भारत का। ठीक है, और इसी सेंट थॉमस ईसाई पादरी थे जिसकी मालाबार के तट में हत्या कर दी गई थी। तो यह सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था? गोंडोफर्निज के शासनकाल में आया हुआ था। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं इसमें कुषाण राजवंश। क्या होगा? कुषाण राजवंश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश के संदर्भ में आपको बता दें कि कुजुल कैस्पिसस एक नाम है जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मिलेगा। क्या कहते हैं इसे? कुजुल कदफिसस। ठीक है, कदफिसस, ये इस तरह से नाम है, कुजुल कदफिसस। और कुजुल कदफिसस जो नाम है वह पहला शासक था। कुषाण वंश के पहले शासक कौन थे? कुजुल कदफिसस। और इस राजवंश के संदर्भ में हम और भी जानते हैं। देखिए इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शासक और मिलते हैं हमें जिसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क एक ऐसे राजवंश शासक थे जिन्होंने शक संवत की स्थापना की थी। क्या किया था? शक संवत की स्थापना की थी। शक संवत की स्थापना जो अपने राज्यारोहण, अपने सिंहासनरोहण के 78 उसी वर्ष किया था, जिस समय उन्होंने क्या किया था? राज्यारोहण अपना प्रारंभ हुआ था। जिस दिन में प्रारंभ हुआ था उसी दिन इन्होंने शक संवत जारी की थी। क्यों किया था? अपनी याद में किया था, अपने राज्यारोहण की याद में किया था। तो उन्होंने 78 ईस्वी में क्या किया था? शक संवत को प्रारंभ किया था। याद रखना है 78 ईस्वी को, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। तो इन्होंने कनिष्क ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा भी आप ये समझ सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में इसमें बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो कि कनिष्क कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पर है? ये कुंडलवन और कुंडलवन कनिष्क यदि इसमें कश्मीर में आपको पाए जाते हैं। कुंडलवन कश्मीर में है और कश्मीर में क्या हुआ था? कुंडलवन प्लेस में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और यह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुषाण राजवंश के संदर्भ में यही याद रखना है। शक वंश, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा एक शक वंश। ठीक है, ये शक संवत है, ये शक वंश है, दोनों में डिफरेंस है आपको। ये इसमें शक वंश के संदर्भ में पूछा जाएगा तो रुद्रदामन हो जाएगा। और शक संवत किसने चालू किया था, प्रारंभ किया था? कनिष्क है, जो कि कुषाण राजवंश है। इसमें शक वंश करके इसमें डिफरेंस करके याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम आगे जो चैप्टर्स है गुप्त काल पर हम पहुँचते हैं। ठीक है, गुप्त काल पर चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से संबंधित जानकारी है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बारे में हम आपको अच्छे से रिवीजन करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।